आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने चाह रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सीवियर टॉपिक भी है क्योंकि बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझते हैं। कई लोग कहते हैं कि कानों में आवाज़ें आ जाती है, वो अपने आप ही किससे बातें करने लग जाता है। हमारे पास एक बच्ची आई थी तो उसे डेल्यूजन हुआ कि सब लोग मेरे खिलाफ ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कई बार लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को नुकसान करना चाह रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद जब बहुत पीक पे आ जाता है उसे लगता है कि नहीं अब तो बस मुझे मारेंगे। नमस्कार, आज मैं अभिषेक कुमावत हूँ डॉक्टर DS पूनिया के साथ में। और डॉक्टर DS पूनिया हैं जो माइंड रूट फाउंडेशन के संस्थापक हैं, एक साइकेट्रिस्ट हैं। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया के बारे में। तो आइए हम डॉक्टर साहब से सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या चीज़ है साइकोसिस, जिसको कि लोग कई बार भूत चंडना भी बोलते हैं, कई बार लोग उसको बहुत ही अलग अलग चीज़ों से रिलेट करते हैं, है ना। तो डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, ये क्या है सर ये साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया? ये लोग बड़ा इसको अचंभित हो जाते हैं इस चीज़ के बारे में जान के। तो सर मैं जानना चाहूँगा ये है क्या, सरल शब्दों में क्या है ये? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार। जो मानसिक बीमारियों को लेके जो टिपिकल जो लोगों को लगता है ना कि ऊपरी हवा का चक्कर है या जादू टोना वाला जो कंसेप्ट है या भूत आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो जिसका जुड़ाव है ना वो साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया वाली बीमारियों के साथ होता है। बिल्कुल सर। और वो इसलिए होता है क्योंकि उसके लक्षण ही कुछ ऐसे होते हैं कि वो बड़े अनयूजुअल और बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं। तो अचानक से जब या फिर ग्रेजुअली भी अगर ऐसे लक्षण आते हैं तो हर कोई यही सोचता है कि यार ये तो ज़रूर नॉर्मल से बहुत ये तो कुछ ना कुछ किसी ने काम करा दिया। हाँ, तो सबसे पक्का पहले कुछ तो ना ये कुछ है जाता ना कि कोई हवा लग गई या कोई देवी देवता का चक्कर है या कुछ पितर वितर जो भी है। तो इसमें मतलब कि सबसे पहले स्पेशली रूरल जो बैकग्राउंड है, क्योंकि लोगों ने सुना भी ऐसा है कि हाँ ऐसा होता है, तो इसका मतलब ये है, तो तभी वो लोग घूमते भी रहते हैं अपने उसी इलाज के चक्कर में। कई लोग कहते हैं कि कानों में आवाज़ें आ जाती है, वो अपने आप ही किससे बातें करने लग जाता है। सर ये क्या क्या तो इस बीमारी के लक्षण होते हैं और ये है क्या, होती क्यों है सर ये? एग्जैक्टली हम साइकोसिस को है ना ऐसे डिफाइन करते हैं कि रियलिटी टेस्टिंग ब्रेक हो जाता है। यानी कि जिस पर्सन को ये साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया जो बीमारी होती है उसमें उसे उसके लिए एक अलग ही डिफरेंट रियल वर्ल्ड बन जाता है जो हमारे पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही हमें क्लियर दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोग क्या है कि फिर जो आसपास जो भी चीज़ें होती है उनके रेलिवेंस भी डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग्स भी डिफरेंट हो जाते हैं और उनको जो भी फील होता है उससे डिफरेंट लगता है। तो क्योंकि इसमें होते ही लक्षण ऐसे हैं तो एक ड्रीम सपना बन जाता है उनका, उनको वो ड्रीम हमारे पर्सपेक्टिव से एक हद तक समझ सकते हैं, लेकिन वो जो उनके लिए तो रियलिटी है, वो पूरा उसको रियलिटी में जीते। और लेकिन हमें जब बाकी लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए तो फिर है ना उसके सारे सिम्टम्स एक एक करके है ना एसोसिएट हो जाते हैं। तो मानसिक बीमारियों में अभिषेक जैसे कि थॉट, इमोशंस और बिहेवियर, हम ये तीन चीज़ें हैं, इन तीनों में जब बदलाव होते हैं और वो बदलाव नॉर्मल नहीं रहते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हैं, और कितने अब नॉर्मल हो रहे हैं उस हिसाब से ही मतलब कि हम उसके सिम्टम्स और उसके डायग्नोसिस करते हैं। तो अब होता क्यों है? अब इसमें देखो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं है। अच्छा। इसमें जेनेटिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, प्लस इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चे को चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा रहे क्या, फैमिली हिस्ट्री यानी कि उस फैमिली में पहले से कोई बीमारी थी क्या, और उसके साथ जैसे ड्रग्स हैं, स्पेशली जो हमारे गांव में भांग और गांजा, अच्छा, और स्पेशली यूथ में आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा। और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे गांजे का इनका यूज़ जितना कॉमन होता जा रहा है, साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब होता क्या है ना अभिषेक, इसमें भी क्या है ना, लोग क्या सोचते हैं कि अब जैसे कि 100 लोगों ने गांजा पिया तो सबको तो होगा नहीं, बिल्कुल। तो उसमें से 1 या 2 या 5 को होता है, तो लोग जनरलाइज कर देते हैं कि नहीं नहीं उसको भी नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ, इसका मतलब इससे नहीं हुआ, लेकिन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। अच्छा। और फिर एक बार साइकोसिस हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और बहुत सारे फैक्टर हैं, बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी का भी फैक्टर है, क्योंकि हमने देखा है कि यूजुअली जो साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया जिनको बीमारी होती है उन लोगों की पर्सनैलिटी के कुछ कुछ लक्षण होते हैं जिनसे एक हाई रिस्क तो मान सकते हैं। जैसे कि वो लोग एक्सट्रोवर्ट कम होते हैं, यानी कि उनके सोशल सर्किल बहुत कम होगा, वो आउटगोइंग नहीं होंगे, वो मतलब कि अपनी ही, तो ये मतलब कुछ कुछ ऐसे हैं कि उससे एक हिंट मिल जाता है कि जिसको हम बोलते हैं कि यार वो अपनी लाइफ में मस्त रहता है, वो रहता है, खुद की दुनिया में मस्त तो वहाँ ब्रेक डाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो सर ये जैसे ये साइकोसिस का जो लक्षण है, क्या वो सर बचपन से दिखने लग जाते हैं या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक
स्टेज पे जाके कि किसी के युवावस्था में आ गए या किसी के मान लें 40s प्लस में भी आ गए, ऐसा होता है या मतलब ये बचपन से ही आपको? देखो इसमें हाई रिस्क फैक्टर जैसे हम बात कर रहे हैं ना, जैसे किसी को फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिकली कुछ है, या ट्रॉमा की हिस्ट्री है, या फिर उसकी पर्सनैलिटी में हमें क्लियर सा दिख रहा है कि हाँ ये जो हैं जो अभी हमने बात की, तो अगर वो हैं तो कहीं ना कहीं एक हाई रिस्क तो कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसको हुई। तो अब इसमें क्या होता है कि ये बचपन से वैसे हमने देखा है कि सिजोफ्रेनिया 3 से 4 साल पे भी डायग्नोस हुआ है, लिटरेचर में हुआ है, लेकिन अगर हम कॉमन बात करें तो इसकी यूजुअल प्रेजेंटेशन 16 से 18 के आसपास होता है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन इसमें अभिषेक एक चीज़ हो रहा है कि फीमेल्स में ये थोड़ा और लेट होता है। अच्छा। अराउंड 25 और 30 के बीच में जाके फीमेल्स में फर्स्ट एपिसोड होता है, और स्पेशली फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी और जो पोस्टमार्टम साइकोसिस भी बोलते हैं उसमें भी ये भी एक अपने आप में रिस्क फैक्टर हो जाता है। तो इस हिसाब से मतलब कि एग्जैक्टली पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ हाई रिस्क से हम ये कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा उस बच्चे को या उसी को क्लोजली मॉनिटर करें तो हो सकता है कि हम फर्स्ट एपिसोड साइकोसिस आने से पहले ही कुछ उसकी मदद कर लें। तो उसमें मेन रोल फिर पेरेंट्स की तरफ चला जाता है कि पेरेंट्स का एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई एजुकेट नहीं है ना, तो हम पहले ही लेके उसको भागते हैं कि चलो भाई झाड़ फूंक कराओ, इसका कुछ कराओ। फिर आप जैसे आपने बताते हैं कि 10 साल लगते हैं एक पेशेंट को। हाँ, अब थोड़ा सा अभिषेक कह सकते हैं, एक अच्छी खबर है कि पहले 10 साल था कि लक्षण शुरू हुए और साइकियाट्रिस्ट से मिलने का टाइम, लेकिन पिछले कई सालों से ये थोड़ा कम हो गया है, और कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ लोग मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे साइन सिम्टम्स है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे पास अब ये टाइम 2-3 साल से लेके 5-6 साल ही, लेकिन 5-6 साल बहुत कम हो गया है। हाँ, पर सर ये भी बहुत बड़ा एक मुझे लगता है कि माइलस्टोन है। देखा जाए तो ये अच्छी खबर है कि हाँ ठीक है कि लोग अवेयर हो रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, लेकिन अब भी बहुत पीछे बीमारी भी उसी रेट से बढ़ रही है। सर आपको ऐसा केस बताइए ना जिसमें कि आपको भी ऐसा लगा हो कि यार ये तो बड़ा ही चैलेंजिंग एक साइकोसिस का केस आपके पास आया हो। बिल्कुल, और जस्ट मतलब हमें उसका आइडेंटिटी नहीं चाहिए, बस एक जस्ट ब्रीफ ताकि लोग समझ सकें। खैर आइडेंटिटी तो हम अभिषेक वैसे भी डिस्क्लोज नहीं करनी होती है, हमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखना होता है, लेकिन मैं केस से पहले मैं थोड़ा बताऊंगा कि इसमें यूजुअली लक्षण क्या होते हैं, ताकि वो हम पहले बात करेंगे तो शायद उस केस को समझने में हमें बहुत बेहतर लगेगा। जैसे कि अगर हम थॉट्स की बात करें तो थॉट्स में बदलाव आते हैं तो डेल्यूजन्स बन जाते हैं। डेल्यूजन्स को हम बोल सकते हैं कि फिक्स, फर्म, फॉल्स बिलीफ, यानी एक ऐसी बिलीफ जो हमें क्लियर पता चल रहा है कि वो गलत है, लेकिन फिर भी सामने वाला उस पर फिक्स है, बिल्कुल बदल नहीं रहा है, और फर्म है कि नहीं ऐसा ही है, चाहे आप कॉन्ट्रेरी में कितना भी एविडेंस दे दो, कुछ भी प्रूव करने की कोशिश करो, लेकिन वो मानता है कि नहीं ऐसा ही है। उनको डेल्यूजन्स बोलते हैं, जिसमें सबसे है सर ये आपके लिए गुलदस्ता है। लेकिन तो ये हो गया, वही हो गया ये नहीं, ये डेल्यूजन नहीं है। लेकिन इसमें डेल्यूजन कैसे होता है कि जो सबसे कॉमन जो डेल्यूजन्स होते हैं वो होते हैं पर्सिक्यूशन और रेफरेंस के। रेफरेंस में क्या लगता है ना कि उसे लगता है कि आसपास जो भी हो रहा है वो मेरे से रिलेट है। जैसे कि अगर उसे लगा कि 2 लोग खड़े हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो कि मेरी बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने स्माइल कर दिया तो मुझ पे हंस रहे हैं, उन्होंने मान लो सिंपली ऐसे इशारा किया कि ये मेरे लिए कोई इशारा किया गया है, जो कहीं कम्युनिकेट हो रहा है। अब उस पे डेवलप होता है फिर पर्सिक्यूशन कि ये सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि अगर कोई इतना कुछ कर रहा है तो वो मेरे खिलाफ ही हो रहा है, तो फिर वो पर्सिक्यूशन में कि मुझे नुकसान करना चाहते हैं, या फिर कई बार लगता है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स को, बच्चों को नुकसान करना चाह रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। तो फिर उसका अब देखो ना बिहेवियर एक्सटेंशन कैसे होता है। अब मान लो कि मुझे लगा कि तू मुझे मारने वाला है या तेरे जितने भी दोस्त हैं, तो अब ये जब एक पीक पे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब तेरे से मिले हुए हैं, सब मेरा पीछा कर रहे हैं और एक एक चीज़ मेरे पहुँचा रहे हैं और एक अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं। इवन देन जो अभी पास से गाड़ी भी निकली ना कि वो भी तूने भेजी होगी, उन्हीं के ही लोग होंगे, वो मुझे रैकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो फिर है ना इंसान बहुत डर जाता है। अब बिहेवियरली उसको फिर वो एकदम डरा सा लगेगा, उसको हर जगह डाउट होगा। तो जैसे कि मान लो घर से बाहर निकलना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगता है कि बाहर जाते ही हमला हो जाएगा, रूम में भी लॉक लगा के रहता है, फिर रात को सोता भी है तो उसे लगता है कि ना, तो सबको बोलता है कि सब अंदर आ जाओ, घर वालों को बोलता है कि हमें सब मारेंगे, गेट के लॉक लगाना। इवन देन कई बार लोग अपने साथ हथियार लेके भी, जैसे कि रात को हमला हुआ तो मैं बचूंगा कैसे,
कई बार लोग, अब मान लो कि मुझे लगा कि नहीं अब चांस ही नहीं है, तो कई बार लोग पुलिस में फ़ोन कर देते हैं कि मुझे पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, ये करने चाह रहे हैं। पुलिस आती है, देखती है, इन्वेस्टिगेट, कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो नहीं मानते। हाँ, फिर एक टाइम के बाद जब बहुत पीक पे आ जाता है, उसे लगता है कि नहीं अब तो बस मुझे मारेंगे, तो उस केस में फिर जो हम नहीं चाहते हैं वैसे आउटकम हो जाते हैं। जैसे कई बार लोग यूँ सोचते हैं कि यार वो मारेंगे उससे बेहतर है वही मर जाऊँ, तो जैसे कि सुसाइड, हाँ अपोजिट हो जाए कि अगर मुझे लगे नहीं तो मुझे मारेगा ही मारेगा, नहीं छोड़ेगा, तो उल्टा कर सकते हैं कि मैं इसी को मार देता हूँ, जो मर्डर और ये हो सकते हैं, सेल्फ की साइड सुसाइड जैसा हो सकता है। ऐसे भी और बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो हम बोलते हैं, जैसे कि आवाज़ आना, तो कानों में आवाज़ आना बहुत कॉमन लक्षण है। और इसमें आवाज़ें भी है ना सबसे डिफरेंट होती है। जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं और वो मेरी बात कर रहे हैं, एक ऐसा भी हो सकता है, तो ये थर्ड पर्सन हो गया। फिर दो लोग बात कर रहे हैं लेकिन वो सीधे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि तेरा ये हो जाएगा। यूजुअली ये आवाज़ें बुरा बोलती है, अच्छा, जैसे कि तू मर जाएगा, तेरे घर वाले मर जाएंगे, तू फेल हो जाएगा, तेरा ये नहीं होगा, तेरा वो नहीं होगा। कई बार है ना रनिंग कमेंट्री भी कर देती हैं, जैसे कि तू कुछ भी कर रहा है ना, तो कि जैसे मैं अब यहाँ से उठा तो कि मैं उठूँगा, फ़ोन उठाया, अब ये किया, ये जैसे क्रिकेट में कमेंट्री नहीं होती क्या, वैसे वो हर एक एक्शन पे, और वो आवाज़ें रेगुलर आती है। तो अब इन आवाज़ों में डिफरेंस के हिसाब से हम साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे रनिंग कमेंट्री आती है तो हम मानते हैं कि सिजोफ्रेनिया की तरफ चला गया। तो इस हिसाब से मतलब कि सिजोफ्रेनिया और साइकोसिस मतलब कि डायग्नोस्टिक कैटेगरी है, जिसमें सिजोफ्रेनिया का थोड़ा और सीवियर पार्ट है, जिसको क्रोनिक सीवियर मेंटल इलनेस बोलते हैं। साइकोसिस को हम थोड़ा और उससे बेहतर मानते हैं। फिर वो इन्हीं सब में उलझ जाते हैं ना, तो उनकी बेसिक जो लाइफ है, यानी सोने का, उठने का, खाने का, नहाने का, धोने का, सब खराब हो जाता है। तो यूजुअली वो बहुत ही अनटाइडी होते हैं, नहाए हुए नहीं हैं, बाल कटे हुए नहीं हैं, दाढ़ी मूछे नहीं हैं, घर में सामान बिखरा पड़ा है, सब कुछ मतलब कि अस्त व्यस्त हो जाता है। बाकी तो एग्जैक्टली तो किसको कौन सा सिम्टम आ रहा है उससे होता है। जैसे कई बार रिलीजियस डेल्यूजन बन जाते हैं कि मैं भगवान हूँ, तो उन्हें उसी हिसाब के सिम्टम आएंगे कि वो जल्दी उठेंगे, पूजा पाठ ही करेंगे, भगवान की ही बात करेंगे, वो प्रूव करेंगे कि नहीं मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन वो है एक अलग चीज़। तो यानी कि जैसा डोमिनेंट सिम्टम वैसे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर सारे उसी हिसाब से जाता है। सर कोई इंटरेस्टिंग केस बताओ ना, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है साइकोसिस। हाँ हाँ, बड़ा उसको सुनते हुए भी ऐसे मतलब एक तरीके से आदमी को अचंभा भी हो रहा है यार ऐसे भी होता है। अरे और ये तो बहुत कॉमन है हाँ, honestly, तो अभी अभिषेक हमारे पास एक बच्ची आई थी अच्छा, अजमेर से। क्या उम्र होगी सर? उसकी लगभग 16 या 17 साल होगी। तो उसे डेल्यूजन हुआ कि सब लोग मेरे खिलाफ ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो उसमें जैसे न्यूज़पेपर में खबर आती, तो उसे लगता कि ये मेरे लिए ही छापी गई है। अच्छा, तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर बंद कर दिया, घर पे लाना। फिर जैसे कि सोशल मीडिया, तो अब सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको ना अपने से रिलेट कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर उसने क्या किया कि फ़ोन से इनसे ना, इन पे भी सब मेरे ही पीछे मेरे ही खिलाफ कर रहे हैं, तो उसने सोशल मीडिया छोड़ दिया। यहाँ तक कि मैसेज आते थे तो उनको लगता था कि ये मैसेज भी वही लोग करवा रहे हैं। अब हुआ क्या कि फ़ोन भी बंद हो गया। लेकिन अब ये जो है तो ये तो बीमारी का पार्ट था, तो ये अगर फ़ोन हटा दिया तो इसका मतलब बीमारी तो नहीं गई, तो वो शिफ्ट होगी कहीं ना कहीं और एक्सटेंड होगी। तो फिर धीरे धीरे उसको लगने लग गया कि कैमरे लगा दिए गए हैं मेरे घर के चारों तरफ, मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। और हम पूछते कि ऐसे कैसे इतने सारे कैमरे कोई क्यों लगाएगा और कितना खर्चा हो जाएगा। और यहाँ तक कि मतलब कि आपके घर वाले भी कह रहे हैं कि घर में कोई कैमरा नहीं है। बोलने नहीं, इन्हें दिखता नहीं, मैंने बताया। तो वो मतलब कि सिंपल एक अगर ब्लैक निशान भी है तो वो बोलेंगे यहाँ कुछ ना कुछ करके इसी के अंदर उन्होंने किया है, हाँ कोई हाई टेक्नोलॉजी से यूज किया है। तो उस हिसाब से फिर उसको रिलेट करते जाते हैं। फिर कि अब धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ी तो उसे लगा कि मेरे विचार भी जो है ब्रेन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा कैसे, बोल तो उसने बताया कि जो मोबाइल की जो मोबाइल जैसे काम करता है उस हिसाब से है ना, मेरी ब्रेन की वेव्स को कंट्रोल करते हैं, फिर मोबाइल से, सैटेलाइट से, और फिर सारी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हो जाती है, जिसको हम थॉट ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। तो उस हिसाब से फिर उसको ये सब होने लग गया। तो अब वो जैसे नहाना बंद कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि मैं नहाऊंगी तो मेरे को कैमरों से देख लेंगे, तो मतलब कि एक बच्ची के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो वो इस हिसाब से वो मतलब कि इवन देन में अगर मान लो कुछ थॉट भी आ गया, तो थॉट्स तो कोई भी किसी भी आ सकते हैं, उम्र के हिसाब से आते हैं, बस नॉर्मल थॉट्स भी होते हैं, कई बार सेक्सुअल नेचर के भी होते हैं, कई बार कुछ और।
तो अब वो थॉट्स भी कंट्रोल कैसे करें। लेकिन उसको जैसे ही जगह थॉट आया कि अरे यार ये तो पता चल गई दुनिया को, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, मुँह बदनाम हो गई, ये हो गई, तो मतलब कि बहुत ही सीवियर कंडीशन में थी वो बच्ची। अब अभिषेक ये है कि हमने उसका इलाज किया। सबसे अच्छी बात क्या थी कि यार वो 6 महीने से पहले हमारे पास आ गई। अच्छा, शुरुआती टर्म्स में वो आ गई। आज वो बच्ची आराम से बीएड करके प्राइवेट स्कूल में टीचर है। बस दवा ले रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो दवा अगर लें और सही टाइम पे इसका हाँ। हो जाए। अब समस्या क्या है ना कि इसमें लक्षण भी तो ऐसे है ना कि गांव में यही है कि यार अपने आप में बड़बड़ा रहा कि यार लग गई ऊपरी हवा, कोई हो गया देवी देवता का चक्कर, तो वो बेचारे उनको पता भी यही है, तो वो चक्कर का वो अपना इलाज तो लेते हैं, देवी देवता वाला लेते हैं, जाते भी हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, समय भी देते हैं, इवन देन बहुत सारे इंटरवेंशन भी करते हैं हमारे जो पूजा के जो भी पार्ट है, लेकिन वो करें क्या, उनके पास ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे अगर धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलता है तो फिर ये चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती है। और इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है ना कि हमारा सपोर्ट सिस्टम बाकी कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत बेहतर है। हाँ, ये तो है। अपने गांव में आप देखा होगा कि इवन देन सिजोफ्रेनिया वाले जैसे लोग घूमते रहते हैं घर, तो आप देखो ना गांव में किसी के घर भी चले गए तो लोग उसको खाना दे देते हैं, मतलब कि वो नहीं करते हैं, मतलब कि हम बड़े इंक्लूसिव है ना, इसलिए हमारे यहाँ प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। दूसरा इलाज भी बहुत अच्छा है अगर समय पे लिया जाए तो। ये तो है। और असाइलम जैसा अपने टर्म ही नहीं है, सर लोग जानते ही नहीं है। वो शुरू में एक पार्ट था जब मतलब कि ट्रीटमेंट डेवलप हो रहा था, मेंटल असाइलम भी बने थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिसेंट्रलाइज हो गया, क्योंकि जैसे इंडिया जैसे में तो बहुत ही कम असाइलम्स का उतना अब तो कहीं नहीं ना, खत्म हो गया ना, वर्ल्ड वाइड ही खत्म हो गए, क्योंकि वो एक सही नहीं था तरीका। अब कोशिश ये की जा सकती है किसी को भी हो सकता है, तो बेहतर ये है कि समय पे इलाज करके बस बाकी बीमारियों का इलाज करते हैं, इसका भी इलाज करो और चीज़ें बेहतर रखो। फैमिली मेम्बर्स का अगर अपने लोग होते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, टाइम पे अगर इलाज लेते हैं तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है, और उसके बाकी जो चीज़ें हैं उनको हल्का फुल्का और मदद किया जाए तो ज़्यादातर लोग बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। हाँ, मतलब ये बहुत ही अच्छा चीज़ें हो सकती है। जैसे मैं आपसे बात ही कर रहा था तो मुझे वो फिल्म याद आ गई, सर ब्यूटीफुल माइंड करके। हाँ, तो आप देखो वो वाली, हाँ। बिल्कुल, आप देखो कि जो जॉन नैश है हाँ, उसे नोबेल प्राइज़ मिला है, बिल्कुल नोबेल प्राइज मिला वो। और उसको सिजोफ्रेनिया के साथ वो फिल्म एक अलग चीज़ है, लेकिन फिल्म बनी तो किसी रियल स्टोरी पे है ना। मैथमेटिशियन। हाँ, और हम बहुत सारे लोगों को बोलते भी हैं कि इवन देन फैमिली मेम्बर के लिए कि अगर आपको बीमारी के बारे में समझना है तो आइए आप मूवी देखो, बिल्कुल। तो उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है, एक ओवरव्यू कि हाँ यार कैसे लक्षण होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, और एज ए पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए। और आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन भी है कि कई बार क्या होता है कि सर पेशेंट या फैमिली मेंबर किसी के ऐसा हो जाता है तो बड़े निराश हो जाते हैं कि वो मानसिक स्वास्थ्य की इस समस्या से निकल नहीं सकते। अब तो उनका करियर खराब हो गया, लाइफ खराब हो अब गया। यही संभव तो जैसा नहीं है। अरे है तो नहीं, लेकिन पेरेंट्स बेचारे करे क्या, क्योंकि ये बीमारी जिस एज में आती है वो बच्चे का पीक होता है, जब बहुत सारे बायोलॉजिकल चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेज होते हैं, वो उस वक्त पढ़ाई कर रहा होता है जो उसका एक बेस बनना है, तो उसी के बेस पे वो आगे जॉब भी करेगा, उसकी इनकम भी आएगी, और शादी मैरिज, हमारे यहाँ तो स्टिग्मा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ इतना कॉम्प्लेक्स वे में इंटरेक्ट करती है ना, तो कहीं ना कहीं अब आप ही देखो ना कि अगर मान लो किसी 18-20 साल की उम्र में किसी को हो गया और वो ठीक से इलाज नहीं हुआ, या फिर वो बीमारी ऐसी हुई कि इलाज दिया फिर भी ठीक नहीं हुई, तो आप देखो ना पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं, पढ़ाई में पीछे होते ही फिर उसके साथ जॉब नहीं आएगी, उसके जॉब नहीं आएगी तो उसकी क्वालिटी, इनकम और ये सब चीज़ें गई। दूसरा, अब हमारे जो स्टिग्मा है वो प्ले करेगा, वो डिस्क्रिमिनेट भी होगा, उसको है ना मार्जिनलाइज भी करेंगे, तो फिर उसकी हमारे जो कंटेक्स्ट में आपको पता है कि पागल हो गया, ये हो गया, तो शादी नहीं होगी, तो लॉन्ग टर्म में उसका जो सपोर्ट सिस्टम है, अभी तो फैमिली है, तो शादी, बच्चे, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके वो बेचारा है ना बहुत पीछे। हाँ, तो अब ये जो एज ऑफ ऑनसेट है ना, ये बड़ी पीक है कि जहाँ मतलब कि लाइफ का जो बोलते हैं ना फाउंडेशन स्टोन, वो वाला पार्ट होता है। दूसरा क्या है ना कि अब ये बीमारियां बच्चों में होती हैं, और ज़्यादातर लोग क्या मानते हैं कि बच्चों में मानसिक बीमारियां नहीं हो सकती, कि उन्हें क्या चिंता है, मस्त हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन है उल्टा कि ज़्यादातर बीमारियां इसी एज में होती हैं। आप अभिषेक जी देखो कि 14 साल से पहले आ जाती हैं 50% मानसिक बीमारियाँ, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ इश्यू बच्चों में ही होते हैं और बहुत कॉमन है, और उसको सही से डायग्नोसिस करना हो तो आई थिंक इस बारे में हम एक और वीडियो पे बात करना चाहिए कि बच्चों में कैसे आइडेंटिफाई करें या आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हम एक और वीडियो उस बारे में करेंगे। हाँ, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि जो बच्चा, जैसे मेरा बच्चा है, सालों से मेरे साथ है, मैं उसका थॉट, इमोशन, बिहेवियर पैटर्न सब कुछ मोटा मोटा जानता हूँ, और अगर रिसेंटली या कुछ महीनों से या कुछ दिनों से मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें बदल रही हैं, तो हम यूजुअली क्या है ना कि इग्नोर कर देते हैं कि चलो इस उम्र में होता है,
या ऐसे ही कर रहा होगा, या फिर थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, या फिर हम जो भी दूसरे वे एसोसिएट कर देते हैं। लेकिन हमें दिख तो जाता है कि बदलाव तो है, लेकिन हम उस एंगल से नहीं सोच सकते कि यार ये मानसिक बीमारी का हिस्सा भी हो सकता है। तो अगर पेरेंट्स की अगर प्रॉपर एजुकेशन की जाए तो यहाँ बहुत जल्दी इंटरवेंशन का मौका मिल सकता है। और सर आप तो इतना गांव में काम करते हैं, गांव गांव घूम के चौपाल करते हैं, बहुत सारे गांव में लोगों से, युवाओं से, महिलाओं से मिलते हैं, तो आपका कैसा अनुभव रहा है? गांव में क्या स्थिति है सिजोफ्रेनिया और इस साइकोसिस बीमारी को लेकर? क्या क्या लग रहा है? इसमें मिला जुला है। देखो, जब हम बात करते हैं तो रियल में ज़्यादातर गांव वालों को वही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऊपरी हवा या ऐसा ऐसा कुछ होगा, और वो पहला स्टेप वही लेते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि जब हम उन्हें समझाते हैं तो कहीं ना कहीं वो समझ भी बहुत जल्दी जाते हैं यार। तो बस ये ज़रूर है कि मुश्किल है कि एक एक इंसान को समझाना, लेकिन जितनों को हम समझाते हैं तो वहाँ एक चीज़ तो है कि वो जब हमारा चौपाल या जो भी ख़त्म होता है तो बहुत सारे लोग बताते हैं डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार का ऐसा, उनके ऐसा, उनके बच्चे का ऐसा, तो इसका मतलब ये बीमारी है वहाँ है। तो बोला हम उनको बताएं। हाँ, तो आई थिंक ये जो चौपाल और ये सब जो हम कर रहे हैं उससे कम से कम कोई ना किसी से हाँ, किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी की लाइफ में तो चेंज कर रहे हैं। हो सकता है हम जिसको कर रहे हैं अवेयर या जिससे बात कर रहे हैं तो उसे ना हो, लेकिन उसके आसपास के सर्कल में जो भी लोग हैं, जो भी एक्सटेंडेड फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, गांव के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उसका बेनिफिट मिलता है और उस मरीज को भी मिलता है जिसको ये तकलीफ है। मतलब पूरा इलाज संभव है, मतलब ये ऐसा कोई इलाज और ऐसा ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में बहुत अच्छा इलाज है, बस समय से इलाज हो जाए तो। महंगा इलाज है? हाँ, थोड़ा महंगा कह सकते हैं, एक साथ तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्या होता है कि मानसिक बीमारियां का इलाज लंबा चलता है। दूसरा क्या है कि मानसिक बीमारी आने से जिस परिवार की और उनकी माली हालत ख़राब हो जाती है, या जिसको मानसिक बीमारी है उसकी अर्निंग भी अपने आप से कम हो जाती है, जॉब भी छूट जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो इतना लंबा चलता है, सालों तक चलता है। तो अगर महीने के अगर 800-1000 रुपये भी है तो भी सालाना 12-15 हज़ार रुपये का हो गया, 10 साल का 1.5-2 लाख रुपये हो गया। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट मैटर करती है, और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कॉस्ट के चलते ट्रीटमेंट बीच बीच में छोड़ भी देते हैं। पर दूसरी साइड देखें तो मतलब आदमी की प्रोडक्टिविटी कितनी कम हो जाती है, तो वो मान लो जितना वो अर्निंग कर ये समझाना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो आपको ही हो गया, आप जॉब कर रहे हो और आप 20,000 रुपये की जॉब अर्न कर रहे हो, आपको बीमारी हुई, आपके 20,000 चले गए, अब नहीं आने बंद हो गए, आपने हमसे 2,000 रुपये का इलाज लिया, तो 18,000 रुपये का, तो फिर भी भाई आप ठीक हो गए तो जॉब कर रहे हो, तो उसमें से तो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव हम उसको जब प्रॉपर वे में बताते हैं तो लोगों को समझ में आता भी है। तो आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा एक डिस्कशन रहा है हमारा साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया। तो मैं सब लोग जो हमें देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये कोई भी मानसिक स्वास्थ्य की जो भी परेशानियाँ हैं वो ऐसा नहीं है कि उनका इलाज संभव नहीं है। जो मुझे लगता है वो ये कमी है कि जागरूकता की लोगों में बहुत कमी है, और लोगों को सही गाइडेंस जैसे कि डॉक्टर साहब दे रहे हैं वैसे बहुत गाइडेंस मुझे लगता है लोगों को मिलना चाहिए। तो इस जो बहुत उभरती हुई एक समस्या है पूरे विश्व के लिए, उस पर बहुत अच्छा काम हो सकता है अगर सब लोग मिलके और हम लोग काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज लोगों तक पहुँचेगा, लोग लोगों से शेयर भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो हम चाह रहे हैं कि लोग अवेयर हों। तो अवेयरनेस एजुकेशन मतलब एक ऐसा वे है कि हम लाखों लोगों को इम्पेक्ट कर सकते हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ये मैसेज पहुंचना चाहिए सर लोगों को। ये बीमारियां कुछ जो मानसिक स्वास्थ्य की हैं वो बहुत ही संभव है उनका इलाज, और लोग अपनी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। बिल्कुल तो हम यही उम्मीद के साथ में इस वीडियो को क्लोज कर रहे हैं कि लोग देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करेंगे, ताकि इन बीमारियों के प्रति लोगों में अवेयरनेस हो सके और लोग डॉक्टर्स तक पहुंच सके, लोग इलाज ले सके। किसी व्यक्तिगत उसका वो बात हम लोग नहीं कर रहे हैं कि किसी संस्था को या किसी डॉक्टर साहब की, नहीं, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं कि वो तुरंत से तुरंत इलाज ले, अपने नज़दीकी या किसी को भी ले, लेकिन एटलीस्ट अप्रोच तो करें ताकि उनकी लाइफ बेहतर रहे। उनकी लाइफ के लिए हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ में जुड़े रहिए। हम बहुत सारी और नई नई जानकारियाँ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, सिंपल आम जिंदगी में जो समस्याएं आती है उसको कैसे हम लोग डॉक्टर साहब से सुझाव लेंगे कि सही कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत रोचक जानकारियाँ हम इस YouTube पेज पे डालने वाले हैं। तो आप सब हमारे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।